हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यू बुक लाए हैं और इस बुक का नाम है कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग, जो कि नर्सिंग के लिए है। और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि एम्स, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC या फिर स्टेट के कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। और अभी जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे में वैकेंसी आई हुई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, और 700 कुछ पोस्ट इसमें दिया गया है। तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए अभी बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए, तो इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। और इस बुक में ख़ास बात यह है कि इस बुक का जो भी सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें कवर किया गया है, सब्जेक्ट वाइज में, टॉपिक वाइज। तो जैसे कि एनाटॉमी सब्जेक्ट हो गया, तो एनाटॉमी में आज हम ब्लड टॉपिक देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए अभी हम ब्लड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड केस में लगभग 200-250 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हमारा पहला क्लास होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे ब्लड टॉपिक का। तो हमारा पहला प्रश्न है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। बताइए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.35 टू 7.45। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, किसमें पूछा गया है, एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड 1 में पूछा गया है, आरआरबी स्टाफ नर्स में भी पूछा गया है 2015 में। तो इसीलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान देखते रहिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, एक क्लाइंट को एसिडोसिस हेतु एसेस करने के लिए, एक क्लाइंट को एसिडोसिस हेतु एसेस करने के लिए कोरोनरी केयर यूनिट नर्स एक आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेती है। आर्टीरियल ब्लड की नॉर्मल पीएच कितना होती है? आर्टीरियल ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.42। और यह भी प्रश्न देखिए आप BHU नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इसमें प्रश्न हैं कहीं ना कहीं यह पूछा गया है किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ब्लड ईजे, ब्लड कैसा सॉल्यूशन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड इज ए बफर सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन से यह तात्पर्य है कि एक वीक एसिड और उसके साल्ट, एक वीक एसिड और उसके साल्ट जैसे कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से होता है, जो पीएच जो होता है स्पेशली ब्लड को कांस्टेंट रूप से मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में आपको बता दिए फ्रेंड्स। बफर सॉल्यूशन जो है, इसका तात्पर्य यह है कि एक वीक एसिड और उसके साल्ट, एक वीक एसिड और उसके साल्ट के सॉल्यूशन से होता है, जो पीएच को कांस्टेंट रूप से मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, द ब्लड कंटेंस, ब्लड में कितना प्रतिशत वाटर होता है? द ब्लड कंटेंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60% ऑफ वाटर। और यह भी देखिए LNJP दिल्ली स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया है। तो ब्लड में जो होता है 50 से 60% जो होता है, यह स्ट्रॉ कलर लिक्विड होता है, जो प्लाज्मा कहलाता है। और इसमें प्लाज्मा में जो होता है, इसमें 91.5% वाटर होता है। अगला देखेंगे, विच ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ ब्लड, विच ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ ब्लड। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बताइए इसका क्या होगा उत्तर? इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा, तीनों ब्लड के कंप्राइजेज हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस।
अगला प्रश्न है व्हाट इज नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो लेस देन 200 mg/dl। और यह प्रश्न भी देखिए फ्रेंड्स DSSB स्टाफ नर्स 2013 में और एम्स भोपाल स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिए। अगला देखेंगे बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो हिम से यह बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट किसको छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मायोसिन। मायोसिन को छोड़कर बाकी एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन तीनों जो है यह प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अत्यधिक हेमोलाइसिस। अत्यधिक हेमोलाइसिस के कारण बॉडी में कौन सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। अत्यधिक हेमोलाइसिस के कारण बॉडी में कौन सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। तो बिलिरुबिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स। ऑन्कोटिक प्रेशर से तात्पर्य यह है कि यह एक सॉल्यूशन है जिसमें कोलॉइड्स के द्वारा डाले गए ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा। अगला है ऑन्कोटिक प्रेशर डिफाइंस एस। तो अभी आपको बताया है ऑन्कोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर काउज्ड बाय प्लाज्मा कोलॉइड्स इन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स। ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर इज। ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर इज। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन। अगला देखेंगे कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन संपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% भाग बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्बुमिन। और ये भी देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन संपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% भाग बनाता है। तो एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन से को सीरम एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करने का इंडिकेशन माना जाता है। निम्न में से कौन से को सीरम एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करने का इंडिकेशन माना जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी युक्त एक पेशेंट लो प्लाज्मा प्रोटीन प्रकट करता है जो किसके मेंटेनेंस को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कैपिलरीज से फ्लूइड को पुशेस करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कैपिलरीज से फ्लूइड को पुशेस करता है यह कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा अपोज होता है जो सम्मिलित करता है। क्या सम्मिलित करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीएब्जॉर्ब वाटर। क्या होगा पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीएब्जॉर्ब वाटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे ब्लड में किस सब्सटेंस की इनसफिशिएंसी। ब्लड में किस सब्सटेंस की इनसफिशिएंसी से बॉडी में एडिमा हो जाता है। तो किसकी इनसफिशिएंसी से बॉडी में एडिमा हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन। अगला देखिए व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट इज नॉन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर है डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन और बी है रेड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। और तीसरा क्या है, कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन और चौथा है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन। अगला देखेंगे, अगला है लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डेज। फीटल आरबीसी का 80 डेज होगा और अगर एडल्ट का पूछा जाए तो 120 होगा। अगला प्रश्न है नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन। नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन कंटेंस कितने अल्फा चेन्स और कितने बीटा चेन नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हेमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हेमोग्लोबिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीटल हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, फीटल का 80 डेज था और एडल्ट का कितना हो जाएगा? 120 डेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। आरबीसी कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेड ब्लड सेल्स आर synthesized in the embryonic life in the red blood cells are synthesized in the embryonic life in the yolk sac। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह कहाँ पूछा गया है? एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर 2018 में। अगला देखिए, कौन सा ऑर्गेन फीटस में मिड प्रेगनेंसी से पहले हिमेटोपोइसिस की प्राइमरी साइट होता है? कौन सा ऑर्गेन जो होता है जो फीटस में मिड प्रेगनेंसी से पहले हिमेटोपोइसिस की प्राइमरी साइट होता है? तो लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज इरेथ्रोपोइसिस। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सिंगल फीचर है जो आरबीसी की लाइफ स्पान को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो लैक ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको आरआरबी स्टाफ नर्स को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है, क्या हो जाएगा? 1 to 2%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पॉलीसीथीमिया वेरा वाले मरीज को दी जाने वाली नर्सिंग केयर का मुख्य फोकस किसे रोकना होता है? पॉलीसीथीमिया वेरा वाले मरीज को दी जाने वाली नर्सिंग केयर का मुख्य फोकस किसे रोकना होता है?
तो थ्रोम्बोसिस को रोकना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सीओपीडी युक्त क्या है, एक सीओपीडी युक्त क्लाइंट में सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया है। केयर प्लान में कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को सम्मिलित किया जाएगा? तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस को सम्मिलित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। क्या होगा? इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट है? निम्न में से कौन सबसे अधिक मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। ये भी आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन इज, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन इज कितना हो जाएगा? 4.225। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मेल में आरबीसी का काउंट कितना होता है? आप लोग देखिए, एवरेज है इसका। और महिला में पाए जाने वाला कितना है? 4.225। और मेल में तो 5 से ज़्यादा ही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल? तो इरेथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह एससी की स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। अगला है, द एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, द एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो उत्तर हो जाएगा 14 से 16 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी इज, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी इज, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 to 8 माइक्रोमीटर। अगला देखेंगे, हेमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ, हेमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ESR मीन्स, ESR का मतलब क्या होगा? इसका फुल फॉर्म बताइए ESR का। तो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मरीज के रोग के पूर्वानुमान, मरीज के रोग के पूर्वानुमान को किस टेस्ट के द्वारा बेस्ट एसेस किया जाता है? तो ESR टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट क्या है? तो हेमेटोक्रिट जो है यह किडनी से निकलने वाले EPO के अधिक स्राव से अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैन में हेमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम का सामान्य नॉर्मल लेवल कितना होता है? मैन में हेमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम का सामान्य नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% से 50%। और यह एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था।
2020 में। अगला देखेंगे एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री वाला मरीज मेडिकल यूनिट में बढ़ती है। नर्स देखती है कि आरबीसी काउंट बढ़ी हुई है। इस पेशेंट में इस लैब रिजल्ट हेतु निम्न में से कौन सा संभवतः कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? तो क्रोनिक हाइपोक्सिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा लैब टेस्ट का रिजल्ट एक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने में महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा लैब टेस्ट का रिजल्ट एक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने में महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WBC रेशियो 12,000 से 13,000 क्यूबिक पर mm। अगला देखेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में कौन सी सेल में हॉर्स शू के आकार का केंद्रक और प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है? पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में कौन सी सेल में हॉर्स शू के आकार का केंद्रक और प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में क्या है देखिए फ्रेंड्स, मोनोसाइट है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आप लोग को सही समय पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। अभी हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे का प्रश्न है, लंबे समय में न्यूट्रोपेनिया मतलब लास्टिंग मोर देन 10 डेज वाले मरीज में किस संक्रमण की रिस्क रहती है? तो न्यूमोसिस्टिस कैरिनी इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। अगला देखेंगे लिकोपेनिया मतलब क्या होता है? तो लिकोपेनिया मतलब WBC काउंट का घट जाना। डिक्रीज इन WBC काउंट इज कॉल्ड लिकोपेनिया। अगला है ए रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड लिकोपेनिया। टोटल ल्यूकोसाइट वही हो गया WBC की कमी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकोपेनिया। अगला प्रश्न देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट तो यह प्रश्न देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में पूछा गया है। व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट क्या होगा? एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगला देखिए Which among following do phagocytic action? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स। यह भी RRB स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला और अंतिम प्रश्न है। आज हम 50 प्रश्न ही कवर करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए।
ताकि मैं अगला वीडियो डाल सकूं। तो अगला प्रश्न है सेरोलॉजिकल रिएक्शन। सेरोलॉजिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस हेतु सेंटिसाइजेस करती है क्या कहलाती है? तो ऑप्सोनाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेरोलॉजिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस हेतु सेंसिटाइजेस कराती है वह ऑप्सोनाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे फ्रेंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।